नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आदर्शवाद के ऊपर। आइडियलिज्म के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और इस आदर्शवाद की हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मैं आदर्शवाद की शब्दावली, कुछ अन्य शब्दों से इसका अंतर और इससे संबंधित विचार करवाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक थोड़ा सा कंसेप्ट, एक छवि बन जाए कि आदर्शवाद है क्या। देखिए, आदर्शवाद के पहले हम पर्याय शब्द करेंगे कि आदर्शवाद को और क्या कहा जाता है। देखिए, आदर्शवाद को प्रत्ययवाद कहा जाता है। आदर्शवाद को विचारवाद कहा जाता है। आदर्शवाद को चेतनवाद कहा जाता है। प्रत्ययवाद, विचारवाद या चेतनवाद, जबकि इंग्लिश में इसका एक ही पर्याय शब्द है आइडियलिज्म। तो देखिए, हिंदी इतनी रिच भाषा है कि उसमें आपको बहुत सारे पर्याय शब्द मिल जाएंगे, जबकि इनके लिए इंग्लिश में तो एक ही शब्द है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द है, ये आइडिया से बना है, और आइडिया बोलते हैं एक विचार को, यानी एक सर्वोच्च विचार। चलिए, हम नहीं आइडिया नहीं करते हैं। अब एक और नया शब्द आइडियल। जैसे ये शब्द आइडियल शब्द वाली आप चर्चा करते हैं, आपके मुद्दा समझ में आ जाता है कि आइडियल क्या होता है। देखिए, आप सब कहते हैं कि फला व्यक्ति, फला हीरो, फला नेता, फला सेनापति या फला सामाजिक कार्यकर्ता मेरा आइडियल है और मैं वैसा बनना चाहता हूं। तो कुल मिला के आदर्शवाद एक मापक है, एक मेजरमेंट है कि हम उस माप तक पहुंचना चाहते हैं, उस आइडिया तक पहुंचना चाहते हैं, उस आइडियल चीज तक पहुंचना चाहते हैं। कुल मिला के जो आदर्शवाद है, अगर बिल्कुल इसको सिंपल शब्दों में और साधारण शब्दों में समझो कि आप एक आदर्श की प्राप्ति करना चाहते हैं, एक सर्वोच्च आदर्श तक आप पहुंचना चाहते हैं, यही है। इसीलिए ये जो आदर्शवाद है, इसको कई बार अध्यात्मवाद भी कहा जाता है। और ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें बहुत ज्यादा बल दिया जाता है नैतिकता के ऊपर। ये नैतिकता व्यक्तिगत भी हो सकती है और ये नैतिकता सार्वभौमिक और सार्वजनिक भी हो सकती है। तो नैतिकता के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, सर्वोच्च आदर्श के ऊपर बल देने वाला जो सिद्धांत है राजनीति विज्ञान में, उसको आदर्शवाद या आइडियलिज्म बोलते हैं। इसको प्रत्ययवाद भी बोलते हैं, इसको विचारवाद भी बोलते हैं, इसको चेतनवाद भी बोलते हैं। तो अब ये है क्या, ये सारे शब्द आप आइडिया बोले, आइडिया को प्रत्यय बोलते हैं, विचार बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। देखिए, इस सृष्टि के दो मूल तत्व हैं जिनको लेके झगड़ा होता है। एक तरफ वो व्यक्ति हैं, वो विचारक हैं जो कहते हैं कि चेतना इस सृष्टि का मूल तत्व है, चेतना, आइडिया। कुछ कहते हैं नहीं, जो जड़ पदार्थ है वो सृष्टि का मूल तत्व है, यानी भौतिक मटेरियल जो है वो है मूल पदार्थ। कुछ कहते हैं जो आइडिया है या सोल है वो है मूल तत्व। कई बार नहीं समझ में आता अपने, कोई आइडिया, मूल, भौतिक, ये सब समझ में नहीं आता। अपने मानते हैं
कि देखिए आप किसको सही मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पूरे संसार का संचालन एक सर्वोच्च आत्मा यानी परमात्मा कर रहा है। या इसलिए हमारी बॉडी ले लेते हैं, हमारी बॉडी दो चीजों से बनी है, इसमें एक है चेतना, जिसको आप कई बार आत्मा बोल देते हैं, ऐसे आत्मा मान लो इसको। दूसरी तरफ है हमारा शरीर, दूसरी तरफ हमारा शरीर है। तो आप कई कहते हैं कि ये आत्मा है ना, ये है मुख्य तत्व और यही शरीर को दिशा देता है, सुख दुख जो कुछ है इससे इस आत्मा को महसूस होते हैं। और हमारा जो आदर्श है इस जीवन में आने का, वो इस आत्म तत्व की पहचान करना है और इसको परमात्मा के साथ मिलाना है, नंबर एक। दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है, ये संसार है, ये वैज्ञानिक और भौतिक नियमों के अकॉर्डिंग चलता है और शरीर ही मुख्य है। तो हमारा जो उद्देश्य है यहां इस संसार में आने का, वो शरीर के सुखों भोग करना है। जैसे कि हम चारवाक दर्शन करते हैं इंडियन फिलोसॉफी में, जैन और बौद्ध करते हैं, कौटिल्य वगैरह को जब हम दर्शन शास्त्र में करते हैं तो चारवाक क्या कहते हैं कि यात जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत, कि आप जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लें और घी पिए, यानी मजे करें। इस शारीरिक सुखों के लिए हम पैदा हुए। तो कुछ लोग शरीर को महत्वपूर्ण चीज मानते हैं और कुछ लोग आत्मा को महत्व मानते हैं। जो आत्म तत्व को महत्व मानते हैं यानी चेतना को महत्व मानते हैं, उनको हम आदर्शवादी बोलते हैं। जो शरीर को या जड़ पदार्थों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको हम भौतिकतावादी बोलते हैं, मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं। मेटेरियलिज्म है इससे बना हुआ शब्द। तो मैंने कहा इस संसार में दो चीजें, जो कहते हैं कि मूल तत्व, इस सृष्टि का मूल तत्व जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करता है, जिससे ये सृष्टि बनी है, वो चेतना है। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो है आदर्शवाद। चेतना आदर्शवाद से जुड़ी हुई है। तो फिर जड़ पदार्थ, तो फिर आदर्शवाद का जो उल्टा होता है वो ये कह लीजिए कि भौतिकवाद होता है, मटेरियलिज्म होता है। आपने कभी सुना होगा हेगल के लिए एक व्यक्ति क्या कहता हुआ, कार्ल मार्क्स, कि हेगल का जो पूरा दर्शन था वो सर के बल खड़ा था। यानी हेगल का दर्शन सर के बल खड़ा था, उसने शीर्षासन कर रखा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। सिर का बल का तात्पर्य है कि वो चेतना को महत्वपूर्ण तत्व मान रहा था, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है मेन तत्व जड़ पदार्थ होता है। तो ये जो आदर्शवाद है ये चेतना को, विचार को, प्रत्यय को या आदर्श को महत्वपूर्ण मानता है। तो अब हम आदर्शवाद को चूंकि समझ गए हैं, तो अब कुछ शाब्दिक हेर फेर इसमें जो चलती है हम उसकी चर्चा करते हैं। क्या क्या शाब्दिक हेर फेर होती है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। देखिए मैंने कहा कि इससे एक पर्याय शब्द निकला हुआ है प्रत्ययवाद, लेकिन अपने कई बार संकट ये आ जाता है कि एक शब्द इसके सामने और आ जाता है और आप जल्दी में गलती कर देते हैं पढ़ने में। एक होता है प्रत्यक्षवाद। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा अक्षर है, इसमें प्रत्ययवाद है और इसमें प्रत्यक्षवाद है। जैसे हम इंग्लिश करेंगे आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश जरूर करें, आप इंग्लिश शब्दावली जरूर करें। ये है आइडियलिज्म, तो फिर ये क्या है, ये है पॉजिटिविज्म। देखिए अब आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ रहा है। हिंदी में देखने में दोनों में छोटा सा अंतर नजर आता है और कई बार अपनी आंखें पकड़ भी नहीं पाती, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये आइडियलिज्म है, ये पॉजिटिविज्म है। ये है अगस्ट कोम्टे का। अगस्ट कोम्टे का आपने नाम सुना होगा, इसकी अपन पहले भी चर्चा कर रहे थे। पॉजिटिविज्म वो कंसेप्ट है, वो अवधारणा है जो ये मानती है कि जो कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं, वही चीज सत्य है। बाकी पारलौकिक चीजें, आत्मा परमात्मा वाली चीजें सत्य नहीं है। तो देखिए बिल्कुल अंतर है। प्रत्यक्षवाद का उल्टा, प्रत्ययवाद का उल्टा है प्रत्यक्षवाद। ये तो अनुभवों को, इंद्रिय अनुभवों को ही सत्य मानता है, वैज्ञानिक चीजों को ही सत्य मानता है। पारलौकिक चीजों को, आत्मा को, परमात्मा को, सर्वोच्च आदर्श को,
ऐसी चीजों को सत्य नहीं मानता। ये है प्रत्यक्षवाद, जो ऑगस्ट कॉम्टे जो सोशियोलॉजी के फादर है उन्होंने दिया है ये तो। और ये है प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म, यानी आत्मा सर्वोच्च तत्व है, विचार सर्वोच्च है, प्रत्यय सर्वोच्च तत्व है। अब मैं आपको बताऊं कि फिर ये राजनीति विज्ञान में इसकी आवश्यकता क्या है आदर्शवाद की। यहां आदर्श क्या है, देखिए दर्शन में तो समझ में आता है, धर्म में भी समझ में आता है। दर्शन में आता है कि आत्मा अपने सर्वोच्च ज्ञान के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। आत्मा में अंधकार है, विचार है वो सर्वोच्च विचार तक पहुंचना चाहिए, आइडिया है वो सुपर आइडिया तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा कि जैसे जैसे आपको आत्मिक ज्ञान होता जाएगा, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो आप ईश्वर के ज्यादा निकट हो जाएंगे और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, जैसे कि बुद्ध ने कर ली, जैसे कि गुरु नानक ने कर ली, जैसे कि महावीर स्वामी ने कर ली। तो वो तो है फिलोसॉफिकल दृष्टि से कि आपको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, सर्वोच्च आइडिया की, सुपर आइडिया की प्राप्ति हो गई। राजनीति विज्ञान में, तो राजनीति विज्ञान में क्या है, तो राजनीति विज्ञान में यह कहा गया कि राज्य है वो हमारा सर्वोच्च आदर्श है। कोई भी व्यक्ति अगर समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा को सर्वोच्च स्तर पर लेकर जाना चाहता है, तो उसको राज्य के अंदर रहना पड़ेगा। राज्य ही किसी व्यक्ति को उसके आइडिया को सर्वोच्च स्तर पर लेके जाता है। तो सुपर आइडिया क्या है, राज्य है जिसकी मानव ने खोज की है। तो ये राज्य है, जैसे हम कहें कि हमारी आत्मा का सर्वोच्च स्तर है परमात्मा का मिलना, वैसे ही एक नागरिक का सर्वोच्च लक्ष्य है कि वो अपनी साध्य की प्राप्ति कर ले। जैसे हमारा आत्मा का साध्य है, उसका जो एंड है वो है परमात्मा, वैसे ही नागरिक का जो साध्य है वो राज्य के अंदर रहना, उसके आदेशों को मानना है। तो राज्य अपने आप में क्या है, एक साध्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो इस साध्य की प्राप्ति के लिए कार्य करे, इसके लिए कार्य करे। तो राज्य सर्वोच्च साध्य है, व्यक्ति का महत्व नहीं है बल्कि राज्य का महत्व है। आत्मा तो एक साधन है, और ये साधन एक साध्य की तरफ जाएगी, परमात्मा की तरफ, ऐसा ही कुछ है। वैसे ही व्यक्ति है वो साधन है, व्यक्ति साधन है, मीन्स है। तो फिर उस साधन का एक साध्य है, और वो साध्य क्या है कि व्यक्ति का साध्य राज्य की सदस्यता है, उसका नागरिक बनना है, उसके लिए बड़ा सर्व कल्याण, सर्व न्यौछावर कर देना है। तो व्यक्ति तभी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगा जब वो राज्य का सदस्य हो जाएगा, राज्य का नागरिक बन जाएगा। तो अब हम देखें कि आदर्शवाद चाहता क्या है। देखिए कई बार आदर्शवाद जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये तानाशाही में बदल जाता है, क्योंकि व्यक्ति को ये साधन मान लेता है, सब कुछ राज्य है और राज्य की इच्छा ही सर्वोच्च हो जाती है, फिर व्यक्ति को अपना सारा कुछ उसके लिए बलिदान करना पड़ता है, तब तानाशाहियां पैदा होती है। तो हिटलर जैसे लोग आते हैं, मुसोलिनी जैसे लोग आते हैं। खैर हम वहां तक नहीं लेके जाए बात को, मैं तो आपको आदर्शवाद की जब फासिज्म कर रहेंगे तो फिर चर्चा कर लेंगे। तो मैं आपको तो ये बता रहा था कि व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य है। तो सर्वोच्च आइडिया क्या है, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग सर्वोच्च आइडिया है राज्य का। अब कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो हम आदर्शवादी विचारक करते हैं। देखिए इन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो आदर्शवाद का पिता है, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, एक दार्शनिक राजा के नेतृत्व में बनने वाला आइडियल स्टेट, तो ये जो प्लेटो है और अरस्तु है। देखिए अरस्तु क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो राज्य के बगैर और समाज के बगैर रह ही नहीं सकता। अगर रह सकता है तो या तो पशु है और या फिर देवता है। ठीक है, अरस्तु यहां तक आया। फिर अरस्तु कुछ और भी आगे बात करता है। अरस्तु कहता है कि कोई भी ज्ञान है वो सर्वोच्च स्तर तक जाता है, और फिर ज्ञान का जो सर्वोच्च स्तर है ना वो राजनीति है। तो राजनीति का संबंध किससे है, राज्य से। इसीलिए वो राजनीति को मास्टर साइंस बोलता है कि सब साइंस है वो इस साइंस के अकॉर्डिंग चलती है।
कि आप दर्शन अच्छा होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा तभी अच्छी होगी जब आपका राज्य अच्छा होगा, जब आपकी राजनीति अच्छी होगी। तो राज्य वो सर्वोच्च संस्था है जो एक व्यक्ति के सर्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति को अगर अपना सर्व कल्याण करना है तो उसको सिर्फ राज्य का सदस्य बनना ही होगा। तो देखिए, इसीलिए वो पॉलिटिकल साइंस को जो राज्य का अध्ययन करती है वो मास्टर साइंस बोलता है, सर्वोच्च विज्ञान बोलता है उसको। तो चाहे प्लेटो हो और चाहे अरस्तु हो, ये आदर्शवादी है, एक सर्वोच्च आइडिया की चर्चा करते हैं, राज्य की चर्चा करते हैं, राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। ऐसा ही प्लेटो मानता है, ऐसा ही अरस्तु मानता है। इनको अपन नैतिक आदर्शवादी बोलते हैं, मोरल आइडियलिस्टिक बोलते हैं, नैतिक आदर्शवादी। और आगे व्यापक चर्चाएं होंगी इसकी। तो प्लेटो और अरस्तु, तो प्लेटो है आदर्शवाद का शुरुआती प्रणेता। फिर जब आदर्शवाद आगे बढ़ा तो उसने आधुनिक रूप ले लिया। आधुनिक रूप में फिर आदर्शवाद दो प्रकार का, भले ये याद नहीं करे, एक है बुद्धिवादी आधुनिक आदर्शवाद है, और एक है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष आदर्शवाद, या सर्वोच्च कह दिए निरपेक्ष। बुद्धिवादी आदर्शवाद, या कई बार अपने इसको बुद्धिवादी को क्या बोलते हैं, इस बुद्धिवादी को मध्यम मार्गी टाइप बोल देते हैं। ये मध्यम मार्गी है। मध्यम मार्गी आदर्शवाद का यहां तात्पर्य है कि यहां आदर्शवाद के साथ साथ उदारवाद और मिला दिया गया है, उदारवाद और मिला दिया गया है, तब वो मध्यम मार्गी या बुद्धिवादी टाइप हो गया। इसके जो विचारक हैं वो है ग्रीन, लेकिन इसकी शुरुआत जर्मनी के जो विचारक है इमैनुअल कांट, उनसे हो जाती है। तो ये कुल मिला के ये ग्रीन है और ब्रैडले है और कांट है। ब्रैडले भी इसमें आते हैं। एक कुछ कुछ नाम है, धीरे धीरे आपको सारे याद हो जाएंगे। एक निरपेक्ष आदर्शवाद, यानी जो आदर्शवाद टॉप पे पहुंच गया, एब्सोल्यूट यानी शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। देखिए, ये जो बुद्धिवादी आदर्शवाद है इसमें तो उदारवाद की मिलावट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। और ये है जर्मन विचारक हेगल का। हेगल का तो आपने खूब चर्चा सुनी है, हर बार बार इसकी चर्चा सुनी है, सर्वोच्च आदर्शवादी हेगल। आदर्शवाद का सर्वोच्च पदाधिकारी कह लीजिए आप इसको। तो ये है हेगल। हेगल के अलावा बोसांके है, वो हेगल जैसा है थोड़ा। देखिए, ये जो तीन विचारक हैं आपके, टी.एस. ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके, ये तीनों के विचारक हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक रह चुके हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके दार्शनिक है ये ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके। तीनों को आदर्शवाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के आदर्शवादी, मैंने ये भी चर्चा की। खैर याद हो जाते हैं। अगर सीधा पूछे तो प्लेटो से शुरुआत होती है। प्लेटो है, अरस्तु है, कांट है, हेगल है, ग्रीन है, ब्रैडले है, बोसांके है। ये 5-6 वो विचारक हैं जो आदर्शवादी है। तो जब भी इनके एज ए थिंकर्स इनकी चर्चा आएगी तो और चर्चा कर लेंगे। आदर्शवाद जब एज ए आइडियोलॉजी तो व्यापक रूप से चर्चा कर लेंगे। आज हमने आदर्शवाद को बड़ा बड़ा समझा कि आदर्शवाद है क्या, यानी कुल मिला के ये वो विचार है जो राज्य को सर्वोच्च आदर्श मानता है। इसीलिए हेगल कहता है कि राज्य एक श्वास लेता हुआ परमात्मा है। राज्य इस धरती पर ईश्वर का अवतरण है। तो हमारी जो आत्मा अगर सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करना चाहती है तो वो राज्य में रह के ऐसा किया जा सकता है। ऐसे प्लेटो बोलता है, ऐसे अरस्तु बोलता है, ऐसे हेगल जैसे लोग और बाकी विचारक चर्चा करते हैं। तो हमने आदर्शवाद किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा सुना होगा और आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की कि आइडियलिज्म है क्या। तब आप अर्थ अंतर कर लें कि प्रत्यक्षवाद अलग होता है और प्रत्ययवाद अलग होता है। प्रत्ययवाद होता है आइडियलिज्म और प्रत्यक्षवाद होता है पॉजिटिविज्म। तो धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।